मतलब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वेग बताइए और त्वरण बताइए कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। अच्छा, इसमें चूंकि स्थिति दिया हुआ है, पोजीशन दिया है और वेग पूछ रहा है, तो स्थिति का डिफरेंशिएशन करेंगे, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके लिख देना यहाँ पर। जैसे टी क्यूब का होगा 3t² डिफरेंशिएशन माइनस, देखो ये 6 है, और टी स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन में, क्या बताए थे? 2t। अब प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू टी का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे? 1। जब कांस्टेंट है, नियत है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया 3t² माइनस 12t+2। ये आ गया वेग। क्योंकि हमें वेग चाहिए 2 सेकंड पर, तो जहां जहां टी है वहां 2 रख देंगे। यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 2। अब यहां से हल कर लेना इसको, जो आएगा वही क्या होगा? आंसर होगा। कितना आ रहा है? कर लोगे ना? चलो अगला देखो। इसमें बताओ, अगर इसका जो है, बताओ त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? तो बोलेंगे जब वेलोसिटी या वेग को डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से आ जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो टी स्क्वायर का होता है 2t, तो 3 इंटू 2t, यहां हो जाएगा -12, और टी का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा कांस्टेंट है तो 0। यह आ गया 6t माइनस 12। अब बताओ, हमें 2 सेकंड पर निकालना है, 2 सेकंड पर उसका त्वरण, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। कितना आ गया? और ये आ जाएगा 12 माइनस 24 प्लस 2, और ये आ जाएगा जो है -10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन लिखो। किसी वस्तु का वेग शून्य होने पर भी, मान लो u 0 है, वो त्वरित हो सकती है। त्वरित होने का मतलब उसके पास त्वरण होना चाहिए। त्वरित हो सकती है इसका मतलब क्या होगा? त्वरित हो सकती है इसका मतलब उसके पास त्वरण होगा। समझे? ध्यान देना। तो अगर किसी वस्तु का वेग 0 है तो वो त्वरित हो सकता है, सही बात है ये। इसका एग्जाम्पल देखो कैसे। जैसे मान लो कि हम इसको यहां छोड़ देते हैं, तो जैसे ही मेरे हाथ से मार्कर अलग हो जाएगा वैसे ही इसके ऊपर जी लगना प्रारंभ हो जाएगा। अभी जी नहीं लग रहा है, इसलिए क्योंकि हम इसको रोके हुए हैं। जैसे ही अपना हाथ छोड़ देंगे तो इसके ऊपर जी नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही जी लगना शुरू हो गया, किसी वस्तु के ऊपर जी लगना शुरू हो गया, त्वरित हो गया। त्वरित का मतलब होता है त्वरण होना चाहिए, बस। तो जैसे ही छोड़ा वैसे ही यहाँ पर त्वरित हो गया, क्योंकि इसके पास त्वरण आ गया। लेकिन बताओ, शुरुआत में इसका वेग क्या था? 0 ही तो था। तो हो गया एग्जाम्पल ये। इसका मतलब ये सही है कि जिस कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसका वेग 0 हो लेकिन वो त्वरित भी हो, मतलब उसके पास त्वरण भी हो। पहला विकल्प सही है। दूसरे पर दूसरा है किसी वस्तु का वेग नियत होने पर भी चाल परिवर्तित हो सकता है। अब देखो दूसरे वाले पर, पहला वाला जो है सही था। दूसरा बोल रहा है किसी वस्तु का वेग वो नियत है, मतलब कांस्टेंट है। बताओ, वेग जो है, जो वेलोसिटी है, अगर वो कांस्टेंट है, इसका मतलब बताओ वेग का परिमाण मतलब वेलोसिटी का मॉड
क्या वही चाल होता है? तो बताओ, अगर वेग जो है नियत है, विकल्प को ध्यान से पढ़ो, लिखा है किसी वस्तु का वेग नियत होने पर भी चाल परिवर्तित हो सकती है। अब ये बताओ कि जब वेग ही नियत है तो इसका जब मॉड निकालेंगे, मॉड मतलब परिमाण निकालेंगे, तो वो भी नियत हो जाएगा। जब वेग नियत है तो उसका परिमाण भी जो आएगा वो नियत ही रहेगा ना। ये भी सही है। तीसरा देखो, लिखा है किसी वस्तु की चाल नियत होने पर भी वेग परिवर्तनशील हो सकता है। क्या चीज, क्या लिखा है? किस वस्तु का वेग नियत होने पर भी चाल, अच्छा 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 अच्छा, अब ध्यान देना, इसमें जो है तो चाल क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। जबकि विकल्प में दिया है कि चाल परिवर्तनशील हो सकता है, तो परिवर्तनशील नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो नियत है। चाल क्या हो गया, नियत, तो परिवर्तनशील नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तनशील नहीं हो सकता वो। अब आ जाओ तीसरे वाले विकल्प पर। तीसरा वाला देखो क्या बोल रहा है। तीसरा वाला बोल रहा है किसी वस्तु की चाल नियत होने पर भी वेग परिवर्तनशील हो सकता है। सही है ये। देखो कैसे, बताओ किसी का चाल, किसी वस्तु का चाल ये नियत है, तो जैसे मान लो कोई वस्तु यहां से चलना शुरू किया, 10 मीटर पर सेकंड उसका चाल है, स्पीड है, और कुछ दूर जाने के बाद वो ऐसे मुड़ गया, इधर जाने लगा 10 मीटर पर सेकंड से। तो अभी इसका चाल 10 है, इस समय भी उसका चाल 10 है, मतलब चाल में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन क्या वेग में भी परिवर्तन नहीं आया? देख लो, वेग में परिवर्तन आ गया। बताओ क्यों वेग में परिवर्तन आया? क्योंकि अभी इसका दिशा ऐसे था, इस डायरेक्शन में था, लेकिन देखो कुछ दूर जाने के बाद उसका दिशा ऐसे जाने लगा, इधर की तरफ। तो अभी इधर जा रहा था, अब इधर जाने लगा, तो दिशा में परिवर्तन हो गया। जैसे ही दिशा में परिवर्तन हो गया तो वेग में भी परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि वेग जो है एक सदिश राशि है, और जब वेग एक सदिश राशि है तो उसमें दिशा का परिवर्तन होने पर भी वेग बदल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, दिशा के परिवर्तन होने पर भी वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखो यहाँ पर, तो तीसरा ऑप्शन क्यों सही है, समझ में आ गया ना। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है वस्तु की चाल नियत होने पर भी वेग परिवर्तनशील हो सकता है। वेग अभी इधर था, अब इधर चला गया, मतलब वेग का परिवर्तन हो गया, तो सही बात है, हो सकता है। क्लियर ना, ये तीसरा विकल्प था। चौथा आ जाओ, देखो चौथा विकल्प क्या बोल रहा है, ये भी सही है। एक वस्तु के वेग की दिशा परिवर्तित हो सकती है जब इसका त्वरण नियत हो। बोला है वस्तु के वेग की दिशा परिवर्तित हो सकती है जब उसका नियत, बताओ ये सही है गलत? जैसे वो कि त्वरण नियत है, ध्यान देना, त्वरण जो है वो एक सदिश राशि है, मतलब इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, वो नियत ही रहेगा, डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा। क्योंकि त्वरण नियत होने का मतलब उसका परिमाण भी नहीं बदलेगा, उसका दिशा भी नहीं बदलेगा। अब बताओ कि अगर त्वरण नियत है तो किसी वस्तु के वेग का दिशा बदल सकता है? बोलेंगे हाँ बदल सकता है। दो कैसे, ये बताओ, किसी वस्तु को यहां से फेंको 20 मीटर पर सेकंड से, बताओ इसके ऊपर हवा में चूंकि फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, तो नीचे जी लगेगा जिसका मान कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही ना होगा। अब बताओ इसका त्वरण नीचे, ध्यान देना जब कोई वस्तु हवा में गति करता है तो त्वरण नहीं बदलता, हमेशा जी का मान 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बताओ त्वरण नहीं बदल रहा है, ना उसका दिशा बदल रहा है ना उसका परिमाण बदल रहा है, तो क्या त्वरण नियत हो गया? तो बोलेंगे हाँ हो गया। लेकिन ध्यान देना, इसको कुछ दूर जाने के बाद शायद यहाँ वेग कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, और जैसे यहाँ जीरो हो जाएगा तो यहाँ तो रुका तो रहेगा नहीं हवा में, फिर वो वापस लौटना शुरू करेगा। जब वापस लौटेगा तो ध्यान देना, जीरो होने से पहले उसका जो दिशा था वेग का वो ऊपर था, जीरो होने के बाद जो वेग का दिशा हो गया वो नीचे हो गया। तो बताओ दिशा में परिवर्तन आया कि नहीं, दिशा भी ऊपर था
अब नीचे हो गया, मतलब दिशा में परिवर्तन, किसके दिशा में? वेग के। कब? जब त्वरण नियत है। ध्यान देना, वही चौथा विकल्प, जब वस्तु के वेग की दिशा परिवर्तित हो सकती है। हाँ, हो सकती है। अभी ऊपर जा रहा था, अब नीचे जाने लगा। जब इसका त्वरण नियत, जब उसका त्वरण नियत हो सकता। चलो 2 क्वेश्चन लिखना, तो पहले का सॉल्यूशन देखना। कर लिया हल कि नहीं? देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, ध्यान देना। सॉल्यूशन देखो इधर, जैसे कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रहा है और वो जो है 2 सेकेंड पर कितना वेलोसिटी ले लेता है? 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाता है। कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। और वो नियत त्वरण से गति कर रहा है, नियत त्वरण से। और 4 सेकंड पर उसका वेग कितना जा रहा है? 60 मीटर पर सेकंड। कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रहा है, 2 सेकंड बाद उसका वेग 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड हो जा रहा है, और 4 सेकंड बाद 60 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? ऐसा करते हैं, मान लेते हैं इसका प्रारंभिक वेग u होगा। मान लो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? u होगा। तो देखो, अगर हम इस गति की बात करें, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक गति की बात करें, तो क्या v बराबर u प्लस एटी लगा सकते हैं? लगा सकते हो। तो बताओ, इस वाले गति में, यहां से यहां तक वाले गति में प्रारंभिक वेग क्या माना गया है? u। लेकिन इस गति में अंतिम वेग ये हो जाएगा 30, और a तो मालूम नहीं है, और समय मालूम है, यहां से यहां तक का कितना समय हो गया? 2। अच्छा, ऐसा करो कि यहां से यहां तक, या तो पूरा यहां से यहां तक का फिर निकालो। बताओ, इस गति के लिए भी v बराबर u प्लस एटी लगाया जा सकता है। बताओ, इस यहां से यहां तक वाले गति में समय कितना बीत चुका है? 4 सेकेंड। जब 4 सेकेंड समय बीत गया तो t का मान 4 हो जाएगा। a तो दिया नहीं है, प्रारंभिक वेग भी नहीं दिया है। देख लो, इस वाले गति में प्रारंभिक वेग यही तो u माना गया है, वो u यहां रख देंगे। अब बताओ, इस वाले गति में अंतिम वेग कौन होगा? ये वाला 60। अब एक समीकरण बना, दूसरा समीकरण, दोनों को हल कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। क्या करेंगे, ध्यान देना। एक आ गया u प्लस 2a बराबर 30, और दूसरा आ गया u प्लस 4a बराबर 60। अब बताओ, यहां से इसको घटाना है, ये आ गया -30, ये कैंसिल हो गया। देखो, यहां से -4 में से 2 घटाएंगे, -2a। यहां से a का मान कितना आ गया? अब बताओ, जब त्वरण आ गया तो किसी एक समीकरण में रख दो, प्रारंभिक वेग आ जाएगा। u प्लस 2a इक्वल टू 30, पहला समीकरण यही था ना। तो u प्लस 2 इंटू a का मान कितना है? 15। देखो, इधर भी 30 आ गया, इधर भी 30 आ गया, तो u का मान क्या आ गया? 0। ये आंसर है। जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन। एक वस्तु है, वो कुछ समय के लिए, मतलब वो स्थिर से, मतलब विरामावस्था से चलना शुरू करता है,
मतलब u प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0, और कुछ समय के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ त्वरित होता है। मतलब कुछ समय के लिए इतने त्वरण के साथ क्या होता है, त्वरित, मतलब आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद कुछ समय के लिए मंदन गति करने लगता है। देखो वेग तो इधर होगा, लेकिन देखो त्वरण भी उसी दिशा में था, लेकिन कब तक, जब तक कि वो त्वरित होगा। तो कुछ समय के लिए वो त्वरित हो रहा है, वेग और त्वरण दोनों एक ही दिशा में होंगे क्योंकि त्वरित हो रहा है। लेकिन बताओ कुछ समय बाद वो मंदन गति करने लगता है, और मंदन गति केस में त्वरण माइनस लेते हैं। जब मंदन गति करता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ, तो लास्ट में फिर उसका वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इस समय वेग किधर होता है, आगे ही रहता है, लेकिन जो त्वरण हो जाता है वो पीछे हो जाता है। तो जब दोनों एक ही दिशा में होगा तो त्वरित गति कहलाएगा, जब दोनों विपरीत दिशा में हो जाएंगे तो मंदन गति कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, तो बताओ उसका त्वरण वेग की दिशा में है, तो अगर तुमसे ये बात करें कि कब तक वेग बढ़ता जाएगा, वेग कब तक बढ़ता जाएगा, तो देखो प्रारंभिक वेग तो 0 है क्योंकि वो स्थिर अवस्था से चलना शुरू किया, तो ये प्रारंभिक वेग 0 हो गया। लेकिन बताओ दोनों कब तक एक दूसरे की दिशा में सपोर्ट कर रहे थे, चल रहे थे एक ही दिशा में, तो बोलेंगे यहां तक। अब ध्यान देना, जैसे यहां पर पहुंचेगा उसके तुरंत बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा त्वरण पीछे रहना शुरू हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर उसका वेग रहा होगा वो यहाँ के बाद तो घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि त्वरण पीछे लगना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब कि वेग बढ़ते 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 यहाँ पर क्या होगा, सबसे अधिकतम वेग प्राप्त करेगा। अच्छा यहाँ पर अधिकतम वेग क्यों बोल रहा है प्राप्त करेगा, क्योंकि इसके जस्ट और आगे जहां गया, थोड़ा सा और आगे जाएगा तो मंदन गति लगने के कारण उसका वेग घटना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यही क्या होगा, अधिकतम वेग हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल यहां से लेकर के पूरा यात्रा, जो पूरा गति है वो कितने समय तक हो रहा है, 3 सेकंड तक हो रहा है। उसका जो पूरा गति हो रहा है वो 3 सेकंड, मतलब शुरू से अंत तक का 3 सेकंड लग रहा है। तो बताओ ये कैसे निकालेंगे अधिकतम वेग। अच्छा ये बताओ कि अगर यहाँ पे दो प्रकार का गति हो रहा है, एक त्वरित गति हो रहा है जो यहां से यहां तक का है, एक मंदन गति हो रहा है जो यहां से यहां तक का है। जो त्वरित गति होगा उसको ध्यान दो, क्या वहां पर v बराबर u प्लस ए टी लगा सकते हैं? तो एक v बराबर u लगा दो, और एक इनके बीच में v बराबर u, देखो यहाँ पर मंदन गति है तो -80 लगा सकते हो। पता यहाँ पर प्रारंभिक वेग कौन होगा, अंतिम वेग कौन होगा? यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0, और अंतिम वेग क्या होगा, v मैक्स, जो हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा प्लस त्वरण का मान कितना है, समय t है। अच्छा ये बताओ जब इसका समय t माने हो और पूरा समय 3 सेकंड है, तो बताओ यहां का जो टाइम होगा क्या वो पूरे समय में से ये वाला समय घटा दें जो टी वाला समय है, तो ये आ जाएगा 3 - t। अच्छा इसका टाइम कितना लगा था, टी लगा था। पास में आया, इसका 3 - t हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर लगाओ v बराबर u प्लस ए टी, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। अब इसका मान रखो, सबका एक एक करके सोच करके रखना। इस वाले गति में प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो बोलेंगे जो इस वाले गति का अंतिम वेग था वो इस वाले गति का प्रारंभिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा,
वी मैक्स। ध्यान देना मंदन गति कर रहा है इसलिए यहां पर माइनस लगेगा। त्वरण कितना है 4। समय यहां से यहां तक में कितना लगा समय, यहां से यहां तक के बीच समय लगा 3 माइनस टी। बताओ इस पूरे गति में अंतिम वेग कौन होगा 0। बताओ यहां से v मैक्स कितना मिला 2t मिला। यहां से देखो v मैक्स कितना मिला, इसको इधर भेज दो तो आ जाएगा 4 3 माइनस टी। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब दोनों में ये वाला पार्ट बराबर है तो ये वाला भी पार्ट तो बराबर होगा। तो ध्यान देना 2t बराबर यहां आ जाएगा 4 3 माइनस टी। यहां से तुम हल करो t का मान कितना आएगा, यहां से हल करना t का मान 2 सेकंड आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन पूछ रहा है अधिकतम वेग कितना प्राप्त करेगा। तो बताओ जब t का मान आ गया तो इसको समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो। यहां भी रखोगे तब भी 4 आएगा, यहां रखोगे तब भी 4 आएगा। तो v मैक्स जो पूछ रहा है वो 2t है, 2 इंटू टी का मान 2 है, 4 आ गया मीटर पर सेकेंड। ये वी मैक्स का मान होगा। चलो इसको नोट कर लो, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कोई वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0 और वो 8वें सेकंड में, 8वें ये लिखा है तो 8वें का मतलब हुआ 7 से 8 सेकंड के बीच में, समझे। तो 8वें सेकंड में तो मान लो यहाँ पे t बराबर 7 सेकंड है, यहाँ पर t बराबर 8 सेकंड है, मतलब 0 समय से चलना शुरू किया होगा, 0 समय से टाइम बढ़ते 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 7 सेकंड हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते 8 सेकंड हुआ। तो 7 से 8 सेकंड के बीच में जो दूरी तय कर रहा है वो 120 मीटर है। पास में आया, वो ये नहीं बोल रहा है। अच्छा कांस्टेंट त्वरण दिया है, नियत त्वरण दिया है a, मान लेते हैं a है। ध्यान देना क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि 8 सेकंड में, ये नहीं बोल रहा है। 8 सेकंड में बोलता कि 120 मीटर दूरी तय कर रहा है तो इसका मतलब होता यहां से लेकर के यहां तक का पूरा दूरी 120 होता। कब 120 ये पूरा होता जब वो 8वें ना बोल करके बोलता 8 सेकंड में। क्लियर ना, तो 8वें का मतलब ये दूरी। अब बताओ कि किसी टीएथ समय में चली गई दूरी का फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, वो होता है u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 होता है। जैसे 8वें तो ये जो 8 है यही t है, बस में आया, बस रख दो। ये कितना दूरी तय किया है 120 मीटर। प्रारंभिक वेग क्या है विरामावस्था से है तो 0 प्लस हाफ a का मान कितना होगा वही पूछ रहा है, 2 इंटू टी का मान कितना होगा 8 माइनस 1। अब ये बताओ कि ये कितना आ गया 16 में से 1 गया 15, तो ये हो जाएगा 120 बराबर 15/2a। यहां से देखो a बराबर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कर लो ये आंसर। अगला क्वेश्चन हल करो। क्वेश्चन में लिख रहा है इधर देखो, एक कार है वो जो है 40 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आगे चलता है। बताओ
इसको जो है ब्रेक लगा करके, मतलब 40 किमी प्रति घंटा से चल रहा था, उसको ब्रेक लगा करके रोक दिया गया, और जैसे ही रुक जाएगा उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। तो चूंकि ब्रेक लगेगा तो उसका मंदन गति होगा, तो त्वरण पीछे हो जाएगा, तो वेग आगे होगा लेकिन मंदन जो होगा, त्वरण जो होगा वो क्या होगा, पीछे। और 2 मीटर आगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, देखो पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है 2 मीटर आगे जाने के बाद वो रोक दिया जाता है। अच्छा बताओ यहां से समीकरण क्या बना सकते हो, तो बोलोगे टाइम का तो कोई जिक्र किया नहीं है, तो ना ये लगाएंगे ना ये लगाएंगे, क्योंकि दोनों में टाइम शामिल है, दोनों में समय है, तो यहां पर ये दोनों नहीं लगेगा फॉर्मूला। यहां लगाना v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बताओ मंदन गति हो रहा है, तो यहां पर माइनस लगा सकते हैं। बताओ इसका अंतिम वेग क्या होगा, 0। प्रारंभिक वेग कितना है, 40। अब बताओ यहां से -2a और s कितना दिया बताओ, 2 मीटर, 2 मीटर दिया हुआ है। बताओ यहां से क्या इक्वेशन बना, यहां से आ गया a बराबर क्या, बोलो a बराबर कितना आ गया, यहां से आ गया 10। अब बताओ एक तो इक्वेशन ये आ गया, मतलब एक वैल्यू तोड़ का आ गया, दूसरा बताओ, हाँ, ओहो ये हो गया। अब ध्यान देना, यहां पर अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। प्रारंभिक वेग तो 40 का स्क्वायर कर देंगे, -2a तो मालूम नहीं है, s मालूम है 2। अब बताओ यहां से a का मान कितना आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है, बोलो जी। हट, ध्यान देना, इसको हम क्या बदलेंगे, पहले मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। बताओ वो कैसे आएगा, ध्यान देना, ऐसा गलती करना मत। यहां पर जो है, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, बताओ किससे गुणा करोगे तो मीटर पर सेकेंड बदल जाएगा, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो बताओ कितना आ रहा है, थोड़ा इसको देखना, तो कितना आ रहा है ये, कितना आएगा, अरे ऐसे ही देख लो ना, ये आ जाएगा 20, 100 बाई क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहां से जो है 100/9 ये आ गया इसका वेग, जो प्रारंभिक वेग होगा, मतलब u का वैल्यू है ये, क्लियर ना। अब ध्यान देना, यहां पर जो है इसका वैल्यू कितना रखेंगे, 0, इसका वैल्यू कितना रखेंगे, 100/9 का स्क्वायर -2a मालूम है नहीं, s कितना है, 2 है। चलो अच्छा, अब दूसरा देखना डायग्राम, दूसरे में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो अपना वेग जो है अगर 80 किमी प्रति घंटा से अगर चलाता, तो बताओ अब जो है उसका वेग कितना दूर जाकर के 0 होता। इसको चलो मान लेते हैं d, क्या मान लेते हैं, d। अब ये बताओ क्वेश्चन में लिखा है मंदन गति तो वही रहेगा, मतलब जो त्वरण पहले लग रहा था, जो गाड़ी वही है ना, तो उसका त्वरण जो लगना चाहिए वो इसमें जो लगेगा वही इसमें भी लगेगा, तो यहाँ पर पीछे की तरफ मंदन गति a हो जाएगा। फिर यहाँ पर इक्वेशन बनाओ, जैसे इसका इक्वेशन बनाए थे वैसे इसका भी इक्वेशन बनाओ, यहां से हो जाएगा
v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, बंधन गति है तो माइनस लगा देंगे। बता v अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग, फिर इसको जो है जो 80 दिया है वेग प्रारंभिक 5/18 से फिर गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 200/9 आ जाएगा। अब यहां पर रख देंगे 200/9 का स्क्वायर माइनस 2as, बोलो। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान देना, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 100/9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला इधर चला गया तो क्या 4a हो जाएगा, पहला समीकरण। इसको देखो कैसे लिख सकते हो, इसको इधर लेते आओ हो जाएगा 2as बराबर 200/9 का होल स्क्वायर, इसको तुम क्या मान लो समीकरण 2। अब ध्यान देना, इस वाले से जो समीकरण पहला मिला और इस वाले से जो समीकरण दूसरा मिला, अब समीकरण 1 में भाग दे देना समीकरण 2 से। जब में 2 से भाग दे देंगे, या ऐसा करो 2 वाले में 1 से भाग दे दो तो डायरेक्ट जिसको निकालना है, जो s निकालना है वो ऊपर ही रह जाएगा। देखो ये हो जाएगा, ऐसा क्या देखना, तो जब भाग देंगे तो 2as और ये है 200/9 का होल स्क्वायर, और भाग देना है इधर हो जाएगा 4a, और यहां पर भाग देंगे तो हो जाएगा 100/9 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लो, a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, s/2 बराबर, देखो यहां से देखो इसको 200 गुणे 200/9 इंटू 9 लिख दोगे, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये भी स्क्वायर है तो 9 इंटू 9 बाई नीचे जो 100 है तो 100 गुणे 100, देखो ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला इन दोनों कैंसिल करेगा, 2 और 2 आएगा, ये वाला इधर जाएगा, s बराबर कितना आ गया 8 मीटर। ध्यान देना, इससे ये भी हम तक निकाल सकते हैं, जैसे मान लो तुम बाइक चला रहे हो और अचानक कोई आ गया, तो अगर तुम v वेग से अगर चलाते रहते बाइक को, v वेग से चलाते रहते तो तुम पूरा ब्रेक लगा करके जितना रोकते, बताओ उसके अगर वो जो है अगर डबल स्पीड हो जाता, क्या आंसर सही आया ना जी, देख लो पहले कैलकुलेशन मालूम चला कि उसमें जो है, क्योंकि 8 टाइम्स नहीं शायद 4 टाइम्स हुआ, हाँ 4 टाइम्स आता है, हाँ सही तो है, 4 गुना आएगा, तो पहले कितना है वो है ना, अब उसका 4 गुना बढ़ जाएगा तो वही 8 आएगा। मतलब ध्यान देना, अगर तुम v वेग से अगर गाड़ी चलाओगे तो जितना अगर d दूरी पर रोक पाए अपनी गाड़ी को, बाइक को रोक पाए, तो जब उसका डबल स्पीड हो जाएगा तो ये 4 गुना दूरी पर जाके रोक पाओगे तुम, समझ पाएगी नहीं, फिर से सुन लो, अगर तुम v वेग से अगर बाइक चला रहे हो और तुम पूरा ब्रेक, पावर ब्रेक जितना भी जो लगाना है पूरा ब्रेक लगा करके अगर d दूरी पर रोक पा रहे हो, अगर तुम्हारे बाइक का स्पीड डबल रहेगा तो जितना पहले जो तुम रोक पाए थे उसका 4 गुना और अधिक दूर, 4 गुना अधिक दूर जाएगा हमेशा। ये कभी क्वेश्चन बनाओगे ना तो 4 गुना दूर, तो 2 मीटर पहले रुका था तो उसका 4 और दूर, कब 40 से 40, अब उसका देखो स्पीड गया, डबल हो गया, रुकने का है वो 4 गुना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। समझ पाए, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन लिखा है कि मान लो एक बाइक है और
दूसरा जो है कार है, और जिसमें कोई व्यक्ति अपने बाइक को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ बाइक को चलाना शुरू करता है, उसी समय उसका दोस्त कार के साथ 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ यहां से बाइक को क्रॉस करके जाता है। तो बताओ, जिस समय उसके पास त्वरण, अभी तो उसके बाइक के पास त्वरण आया है, तो अभी चलना शुरू करेगा ना। जैसे त्वरण आने वाला एक्सीलरेटर ले लिया, त्वरण आने का मतलब इसके पास एक्सीलरेशन आ गया, तो बताओ इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जिस समय इसका प्रारंभिक वेग 0 है लेकिन त्वरण आ चुका है, तो त्वरण के आने से उसका वेग इधर बढ़ना शुरू करेगा। उसी समय जिस समय इसका वेग 0 था, इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड था, और ये नियत है, ये कांस्टेंट है, ये 20 से ही चलता रहेगा। अब बताओ, ये 20 से ही चलता रहेगा और इसका त्वरण है, तो इसका वेग बढ़ते बढ़ते कभी ऐसा एक समय आएगा, मान लो यहां पर ये तो अपना वेग बदलेगा नहीं, तो अभी भी इसका 20 ही रहेगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि नियत चाल से चल रहा है। लेकिन ये वाला जो है, बाइक वाला जो है, वो यहाँ पर आ जाएगा, और बाइक के यहाँ तक आने आने तक ये अभी तक आगे था, ये पीछे था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि ये जो है इसको यहाँ पर कैच कर लिया। अब यहाँ के बाद जो है, अब बाइक वाला आगे निकल जाएगा और ये जो है अब पीछे रह जाएगा। इसके बाद तो मान लेते हैं कि 0 समय पर दोनों यहाँ से चलना शुरू किए, ऐसा मान लो, और t समय पर इसको, ये वाला जो है यहाँ पर क्रॉस करेगा, बाइक वाला कार को क्रॉस करेगा। तो बताओ, इसका जो दूरी का फार्मूला है यहाँ के लिए, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि जितना दूरी ये गया है उतना दूरी ये भी जाएगा, तो ये भी s बराबर, ध्यान देना यहाँ पे त्वरण 0 है, यहाँ पर त्वरण क्या होगा? 0, क्योंकि नियत चाल से चल रहा है। तो नियत चाल चलने वाला की त्वरण होगा ही नहीं, त्वरण 0 होगा, त्वरण दिया भी नहीं है। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया। अगर इसको S1 और S2 मान रहे हो, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर S1 S2 मान रहे हो, तो क्या S1 बराबर S2 हो जाएगा? क्योंकि दोनों को बराबर दूरी चलना है। और खास बात, 0 समय दोनों के लिए था, और जब दोनों एक दूसरे को टच कर लिए, दोनों एक दूसरे को के पास आ गए, तो उसमें समय कितना था? t था। तो बताओ यहाँ के लिए इक्वेशन क्या बनाओगे? तो इसका इक्वेशन बन जाएगा S1 इक्वल टू, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि चलना शुरू किया है, प्लस हाफ a का वैल्यू 2 है, और टाइम जो है वो t वही निकालना है, t स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से बताओ, यहां से S2 इज इक्वल टू u कितना है? 20, टाइम तो मालूम है नहीं। अब ध्यान देना, इक्वेशन इसको फर्स्ट मानो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से जब S1 बराबर S2 है, तो ये पूरा पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। बताओ, ये वाला पार्ट जब इसके बराबर हो जाएगा, तो S1 का मान कितना था? t स्क्वायर, और S2 का मान कितना है? 20t। यहां से देखो, t से t कैंसिल होगा, यहां से t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 सेकेंड। मतलब जब से चलना दोनों शुरू किए, उसके 20 सेकेंड बाद जो है दोनों फिर एक बार दोबारा मिलेंगे। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था? दूरी पूछ रहा है। तो ये दूरी चाहे S1 निकालो चाहे S2 निकालो, बात एक ही है। तो चलो S1 ही निकाल लेते हैं,
दूरी वही हो जाएगा। तो 20 है ना, तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 20। कितना आ गया, 400 मीटर दूर जाकर के उसको कैच करेगा। और एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिसमें दोनों एक दूसरे को फिर से पाएंगे, मतलब बाइक वाला जब कार को क्रॉस करेगा तो उसमें बाइक का स्पीड या चाल कितना होगा। मतलब बाइक का अगर स्पीड निकालना है तो बाइक का स्पीड निकालने के लिए v बराबर u प्लस 80 फार्मूला लगाओ। तो बाइक का अंतिम वेग वही निकालना है v, प्रारंभिक वेग बाइक का 0 हो जाएगा क्योंकि शुरुआत में वो चलना शुरू किया था। कितने त्वरण से चलना शुरू किया था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितने समय बाद अब कार को क्रॉस करेगा, 20 सेकंड बाद। तो यहां से देखो v का मान हो गया 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर ना, तो ये आ जाएगा दूरी 400 मीटर, वेग आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। जल्दी से नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखियो अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। देखो, उसके छत से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। बस में आ रहा है। तो बोल रहा है कि वो 3 सेकंड बाद, तो मान लो ये चलते 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 कहीं इसका वेग क्या हुआ होगा, 0। फिर यहां से नीचे चलते चलते जमीन से टकरा जाएगा। तो अब ध्यान देना, तो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया और वो 3 सेकंड बाद जमीन से टकरा रहा है। अब बताओ त्वरण किधर लगेगा, नीचे लगेगा, उसका मान 10 ले लो। अब ध्यान देना, तुमसे समय दिया हुआ है, समय दिया है 3 सेकंड, टोटल पूरे यात्रा का, पूरे जर्नी का टोटल समय दिया हुआ है 3 सेकंड। अब बताओ तुमसे हाइट पूछ रहा है ना, मतलब मकान की ऊंचाई पूछ रहा है। तो मकान की ऊंचाई मतलब दूरी, एक तरह से मकान की ऊंचाई पूछ रहा है मतलब दूरी पूछ रहा है। अब बताओ दूरी पूछ रहा है, समय का जिक्र किया है, तो स्वाभाविक सी बात है 3 फार्मूला तुम्हारे पास है। तो तीनों फार्मूले में किसमें दूरी और समय दोनों होते हैं, तो बोलेंगे वो फार्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हो जाएगा g। तो यही एक ऐसा फार्मूला है जिसमें दूरी भी है और समय भी है। अच्छा, अब ध्यान देना, तो अब इसको समझो ध्यान से। बताओ ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है और ये भी सदिश राशि है। और तुम लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे जब इस टाइप क्वेश्चन आया था कि जिधर विस्थापन होगा उधर की तरफ तुम अपने दिमाग में एक सेट कर लो तरीका क्वेश्चन हल करने का, कि जिधर विस्थापन होगा उधर तुम हमेशा प्लस माना करो। तो बताओ इसका विस्थापन, तो ये मत सोचना कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर विस्थापन होगा, नहीं। हमको इससे मतलब होता है कि यहां से फेंका गया तो अंत में कहां पहुंचा, अंत में। तो अंत में तो वो कहीं भी ऊपर भले ही गया लेकिन आया तो अंत में जमीन पर ही। तो ध्यान देना, जब यहां से फेंका गया और जमीन पर आया तो कहीं ना कहीं हम विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन का दिशा किधर होगा, नीचे की तरफ। वो अलग बात है कि ऊपर जाके फिर नीचे आया है, लेकिन अंत यहां से विस्थापन होता है जहां शुरू किया जहां पर आया उसकी तरफ दिशा होता है विस्थापन का। इसका मतलब विस्थापन s का दिशा नीचे हो गया, g का भी दिशा नीचे हो गया। तो जिधर विस्थापन का दिशा है उधर ही हम प्लस मानेंगे, तो s ये प्लस हो जाएगा। g का दिशा नीचे ही है, जिधर विस्थापन का दिशा है, तो g भी प्लस हो जाएगा। लेकिन बताओ जो प्रारंभिक वेग है, जब नीचे की तरफ विस्थापन की तरफ प्लस माने हैं, तो ये तो उसके उल्टा हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो साइन को बहुत सोच समझ के रखना है, साइन में कुछ गड़बड़ी करोगे तो आंसर गलत आएगा। तो फिर से हम बोल दे रहे हैं,
तीन सदिश राशि थे, किधर प्लस मानते हैं, जिधर वस्तु का विस्थापन होता है उधर की तरफ प्लस मानते हैं। वस्तु का विस्थापन नीचे की तरफ था, भले ऊपर गया उससे मतलब नहीं है, अंत कहां पर पहुंचा उससे मतलब होता है। तो विस्थापन नीचे की तरफ, जी भी नीचे की तरफ, तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे और जो ऊपर होगा वो माइनस हो जाएगा, तो यू माइनस हो जाएगा। अब बताओ ये कितना रखेंगे, यही निकालना है। यू बताओ, माइनस होगा -10, टी कितना 3 सेकेंड, प्लस हाफ, जी होगा प्लस, हो गया। बताओ एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या जमीन पर टकराते समय उसका वेग क्या होगा। अब ये बताओ, तुम्हें समय दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है और वेग पूछ रहा है अंत वाला, तो फॉर्मूला एक ही तो है, v बराबर u प्लस टी। बताओ अंतिम वेग पूछ रहा है, बताओ ये g हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ हम लोग क्या माने हैं, प्लस माने हैं, क्योंकि नीचे की तरफ विस्थापन है जिसको प्लस माने हैं। तो ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस जाएगा -10 प्लस g का मान 10, समय 3 सेकेंड, देखो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे प्लस माने हैं, ये प्लस आया है, इसका मतलब वस्तु नीचे है डायरेक्शन में। ये उसका वेग हो गया, ये उसका ऊंचाई हो गया। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट देखना, नोट पॉइंट करके लिख लो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मतलब एक अभिधारणा या नियम, कुछ नियम है। देखो क्या होता है, इसे मान लो कि कार में कोई व्यक्ति जो है पत्थर का टुकड़ा लिया हुआ है, क्लियर ना। अब इसमें जो है कार का वेग दिया है u या v मान लो, और उसका त्वरण दिया है a, मतलब कार का त्वरण a दिया है और उसका वेग दिया है v। जब वो व्यक्ति जो कार में बैठा है वो अगर पत्थर का टुकड़ा ऐसी छोड़ दे, मान लेते यहां बैठा हुआ है और यहां से हाथ से एक पत्थर का टुकड़ा बाहर की तरफ ऐसे छोड़ रहा है सड़क पर गिरने के लिए, फेंक नहीं रहा है, सिर्फ उसको छोड़ रहा है ऐसे। तो ध्यान देना, क्योंकि अगर ये पूरा निकाय या सिस्टम है तो बताओ पत्थर छोड़ने से पहले पत्थर, वो व्यक्ति और वो कार सब एक साथ चल रहे थे, क्योंकि सब के सब एक साथ थे, तो तीनों का वेग क्या हो जाता v। और जब तीनों एक साथ थे और साथ चल रहे थे तो कार का, व्यक्ति का और पत्थर का त्वरण भी क्या हो जाएगा a, जब तक तीनों साथ रहेंगे। लेकिन जैसे पत्थर को छोड़ देगा, फेंकेगा नहीं, छोड़ देगा, उस समय ध्यान देना व्यक्ति तो कार में ही रहेगा, तो कार और व्यक्ति दोनों का त्वरण वेग तो वही रहेगा, लेकिन जिसको हवा में ऐसे छोड़ दिया उसके पास इस कार का वेग चला जाएगा, लेकिन उस कार का जो त्वरण है वो उस पत्थर के पास नहीं जा पाएगा। वो जड़त्व का सिद्धांत होता है कि जितने चल रहा है उतना से चलना चाहेगा, रुका है तो रुका रहना चाहेगा, चल रहा है तो चलना चाहेगा। तो जैसे कार चल रहा था तो कार के साथ साथ पत्थर भी चल रहा था, जैसे वो छोड़ दिया अपने हाथ से पत्थर को, तो पत्थर क्योंकि छोड़ने से पहले चल रहा था, तो छोड़ने के बाद भी इनर्शिया या जड़त्व के सिद्धांत से चलते रहना चाहेगा। तो ये कारण है कि उस पत्थर का वेग वही होगा जो कार का है, लेकिन जो त्वरण होगा वो पत्थर का त्वरण नहीं होगा। बात समझ रहा है। एक और एग्जांपल देखना हो, देख लो। जैसे मान लो कोई पैराशूट दिया हुआ है,
और ये पैराशूट में कोई मान लो व्यक्ति बैठा हुआ है और ये जो है ए त्वरण से ऊपर जा रहा है और इसका वेग है v। तो इसके पास मान लो कोई पत्थर का टुकड़ा है, तो जब तक पत्थर का टुकड़ा इस पैराशूट के अंदर है तब तक पत्थर का त्वरण भी a होगा, पत्थर का वेग भी v होगा। लेकिन जैसे ही पत्थर बाहर छोड़ दिया जाएगा तो उस केस में जो पैराशूट का वेग है वो पत्थर के वेग में जुड़ जाएगा, लेकिन जो पैराशूट का त्वरण है वो इस पत्थर में नहीं जुड़ेगा। और हमें मालूम है कि जब कोई वस्तु हवा में आ जाता है तो उसके ऊपर नीचे की तरफ जी कार्य करता है। तो जब तक पत्थर का टुकड़ा पैराशूट के अंदर था तो पत्थर का त्वरण ए रहेगा, वेग भी रहेगा। लेकिन जैसे ही पत्थर बाहर आ गया, बाहर छोड़ दिया गया, तो जो पैराशूट का वेग है वही पत्थर का वेग तो हो जाएगा, लेकिन उसका त्वरण इसका त्वरण नहीं होगा। क्योंकि हवा में आ चुका है पत्थर तो उसका त्वरण जो है जी नीचे की तरफ हो जाएगा। बात समझ में आया? इसको जो है यहां भी लिख सकते हैं। तो इसको पहले लिख लो, तो इसको भी लिख लेना उसके बाद जो है। जैसे मान लो ये पैराशूट दिया हुआ है, अगर इसके अंदर जो है वो व्यक्ति पत्थर लिया हुआ है और मान लो 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से पैराशूट ऊपर जा रहा है, इसका त्वरण दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चूंकि पत्थर पैराशूट के अंदर है तो पत्थर का वेग बराबर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, जो पैराशूट का वेग है। अब पत्थर का त्वरण 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम ही त्वरण ए बराबर 3 चल रहा है। तब जब पैराशूट ही इतने त्वरण से ऊपर जा रहा है तो उसी के अंदर ही तो है ये, तो वो भी तो ऊपर जाएगा। ध्यान देना, इसके ऊपर लेकिन ऐसा लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, ओवरऑल इसके बारे में जानकारी क्या दिया जा रहा है, बावजूद भी इसके बारे में जानकारी ये दिया जा उसका त्वरण 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो भी किधर है, ऊपर की तरफ। तो जी लगने के बावजूद भी ये जा तो ऊपर ही रहा है ना, तो जितना त्वरण यहाँ पर गुब्बारे का त्वरण जी यहाँ पर नहीं लेंगे, जो दिया है वही लेंगे। अगर वही जो है गुब्बारा या फिर मान लो पैराशूट दिया हुआ है, अगर पत्थर को यहां से बाहर छोड़ दिया गया तो अगर पैराशूट का वेग अगर 15 मीटर पर सेकेंड है और त्वरण जो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो पैराशूट का वेग वो तो 15 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन चूंकि हवा में आ चुका है तो इसका त्वरण हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे?